हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक आईपीओ ओपन हो गया है ईएसडीएस सॉफ्टवेयर। तो ये आईपीओ 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस आईपीओ की इतनी जबरदस्त डिमांड क्यों आ रही है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सारी चीजें मैं जैसे क्लियर करूंगा, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, कंपनी महंगी है, सस्ती है, कंपनी लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर है, डेट है या नहीं है, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहली चीज, जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 80% के आसपास बता रहा है। 350 रुपए पर शेयर। डिमांड काफी शानदार है। अभी आगे जानेंगे कि कंपनी क्या करती है कि डिमांड इतनी आ रही है। तो अभी जीएमपी के मामले में पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट इसकी आ चुकी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 216 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। उसके अंदर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6 एएमसी कंपनीज के बड़े नाम शामिल है, जैसे मोतीलाल ओसवाल, बंधन म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, ये 3 बड़े नाम हैं। फिर आईटीआई, जेएम फाइनेंशियल, सैमको। फिर फॉरेन फंड्स है या एफआईआईस की अगर बात करें तो मेरू इन्वेस्टमेंट, कॉग्निजेंट, सीपी कैपिटल, तो ये ओके है। फिर अदर इन्वेस्टर्स में अगर बात करें तो बजाज जनरल इंश्योरेंस है, शाशी फंड है, तो इस तरह के कुछ नाम शामिल है। तो एंकर लिस्ट ओके, इतनी खास तो नहीं है, ठीक है। आप 10 में से जैसे 4 पॉइंट दे सकते हैं, ज्यादा नहीं। करीबन हम जो एक या आधा रेटिंग देते हैं, आधा दे सकते हैं। तो एंकर लिस्ट ठीक है। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी क्लाउड, डेटा सेंटर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं, कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई बैंक है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, या कोई सरकारी विभाग, ऑफिस वगैरह है, या कोई बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज है या बड़ी कंपनी है कोई, तो उनको डेटा स्टोर करने के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए कोई बड़ा सर्वर रूम बनाना होता है, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ईएसडीएस क्या करता है कि क्लाउड और डेटा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड करवाता है। क्लाउड डेटा मगर ये क्या काम आते हैं, डेटा सेंटर्स वगैरह, ये डेटा स्टोर करने के लिए ये सारी चीजें काम आती है। तो ये इन्हें सर्वर, क्लाउड, डेटा सेंटर्स, उसके अलावा सिक्योरिटी, आईटी मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज दी देती है। अब 3 इसकी जो बिजनेस वर्टिकल्स है, जैसे IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसके अंदर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। फिर मैनेज सर्विस के अंदर अगर बात करें तो क्लाइंट का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने का काम करती है। फिर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाउड पर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो है अवेलेबल करवाना। तो ये मेन इसका काम है, मतलब मेन डेटा और क्लाउड स्टोरेज का काम है। और बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके क्लाइंट्स के अंदर, लगभग 2500 से ज्यादा क्लाइंट्स है इसके पास। फिर प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो IaaS से 43.88% का रेवेन्यू, और मैनेज्ड सर्विस मतलब मैनेजमेंट करती है वहां से 41% का रेवेन्यू, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से 14.91% का रेवेन्यू FY26 के अंदर। और कस्टमर सेगमेंट की अगर बात करें तो एंटरप्राइजेस से 55% का रेवेन्यू, और गवर्नमेंट सेक्टर से 27% का रेवेन्यू, और जो बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वहां से 17% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 के अंदर, करीब 21 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। तो ये जैसे एक्स्ट्रा नेट जैसी कंपनी आई थी उसकी टाइप की ये कंपनी एक्स्ट्रा नेट अभी लास्ट आईपीओ लिस्ट हुआ था। और आजकल लोग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में पूछते हैं, तो इसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, बट ज्यादा नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। नेटवर्थ का सिर्फ 10% है। और अभी इसको एआई इंफ्रा के लिए भाई एक ऑर्डर भी मिला हुआ है, इसके अंदर भी समय लगेगा। 11,831 करोड़ रुपए की पूरी डील है। पूरी ऑर्डर बुक इन्होंने पूरी एकदम एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट ये जो डील है वो उसके बारे में 11,831 करोड़ रुपए की आपको बता देता हूं। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। कंपनी तो ठीक नजर आ रही है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं, क्योंकि 2023 से 2026 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है। 2023 के अंदर कंपनी लॉस के अंदर थी, बट 2024 के बाद प्रॉफिट के अंदर है। उसके बाद प्रॉफिट के अंदर बढ़िया जंप है। तो 23 के अंदर तो लॉस के अंदर है, 24 के अंदर 4.66% का मार्जिन है, 25 के अंदर 14.76% का मार्जिन है, और 26 के अंदर 25% से ऊपर का मार्जिन है। बहुत बढ़िया बात है, 25% के मार्जिन कम नहीं होते हैं। बाकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ है। 43 करोड़ रुपए की उधारी है अभी लगभग, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है, मतलब डेट काफी हद तक कंट्रोल के अंदर है। और 50 करोड़ रुपए की अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी ऐड कर दे तो कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं, आराम से कंपनी पे कर सकती है। तो मतलब कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, मार्जिन वगैरह बढ़िया है। ROE 25%, ROC 32% के आसपास, ये भी बढ़िया है। फिर अगर वैल्यूएशंस निकालें तो इसने अपना एक पीयर मेंशन किया है E2E नेटवर्क। मुझे लगता है एक्स्ट्रा नेट भी कुछ सिमिलर टाइप की कंपनी है। तो इसका पी 36.32 का, और E2E का नेगेटिव है। एक्स्ट्रा नेट का भी अगर देखा जाए लगभग 20 के आसपास का पीई निकल कर आता है। प्राइस टू बुक अगर निकालें तो ESDS का 8.15 का है, E2E का 7.69 है, और एक्स्ट्रा नेट का 5-6 के आसपास है करीब करीब। तो पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा रीजनेबल नहीं है,
ठीक है, ओके ओके कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा अभी जो पीयर्स मेंशन किए इतना ज़्यादा कंपटीशन दिख नहीं रहा है, बट वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ती नहीं है, ये चीज़ है। ओके ओके, मतलब जो आधा या जीरो से लेकर आधे पॉइंट दे सकते हैं, ये चीज़ है। बट ये एक्स्ट्रानेट से थोड़ी बड़ी है और ज़्यादा मजबूत कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि इसका क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लेते हैं। तो आईपीओ 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा और 4 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है और ये फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है ₹408 से लेकर ₹429 के बीच में और ये 34 शेयर्स का लॉट है और इसका इश्यू साइज है ₹720 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका मार्केट कैप बनेगा ₹5028 करोड़ का, मतलब ज्यादा छोटी भी नहीं है ज्यादा बड़ी भी नहीं है, स्मॉल कैप है। प्रमोटर की पहले होल्डिंग 46%, बाद में 39% के आसपास रह जाएगी, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है। और जो फ्रेश इश्यू से पैसा जुड़ा रही है 576 करोड़ रुपए इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के अंदर काम में ले रही है, जो क्लाउड वगैरह के अंदर काम में आते हैं। तो ये थी आईपीओ की डील्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के साथ हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज जीएमपी 80% के आसपास है, तो उसमें लगभग 1 पॉइंट आराम से दे सकते हैं। बाकी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, जीरो से लेकर आधा पॉइंट, अभी चलिए आधा पॉइंट भी दे देते हैं। फिर एंकर लिस्ट ठीक ठीक है, उसके अंदर भी लगभग आधा पॉइंट मिलता है। बाकी सब्सक्रिप्शन देखिए आ जाने दीजिए। मुझे लगता है जो उसकी रेटिंग मैक्सिमम बन सकती है न्यूट्रल के आसपास, जो बाकी पैरामीटर्स है वो थोड़े से मतलब इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एक जीएमपी ज्यादा है, बाकी पैरामीटर्स मतलब थोड़े से कम अट्रैक्टिव है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए सेक्टर इसका अच्छा है, थोड़ा यूनिकनेस है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट कंट्रोल के अंदर है और इसके मार्जिन 25% के आसपास है, बढ़िया है 2026 के अंदर। और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, क्लाइंट बेस इसका अच्छा है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में देखिए वैल्यूएशंस ओके ओके है, ठीक है, इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी सारे पैरामीटर्स देखें तो ठीक है, मतलब बैलेंस्ड कंपनी नजर आती, कोई हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक स्टडी करने जैसी कंपनी नजर आ रही है। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वैल्यूएशंस वगैरह है, एंकर लिस्ट ठीक ठीक है, तो वो चीजें भी थोड़ा नोटिस करना जरूरी है। बाकी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए हमसे। बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह आ जाने दीजिए, कैसा सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलता है। ओवरऑल जितनी ज्यादा जीएमपी उस हिसाब से लग रहा है कि भाई इतना ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है कि भाई 80% जैसी जीएमपी हो। बाकी देखते हैं क्या क्या आने वाली चीजें आती है, क्योंकि जो अट्रैक्शन ज्यादा वो सेक्टर के कारण है, बाकी फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, ये बात है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी को पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।